हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है दैट इज चैप्टर नंबर 2, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। बेटा ये चैप्टर अच्छे से करना है क्योंकि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको वीडियो के आगे आके बताते जाऊंगी। तो ये लेक्चर देखने से पहले एक छोटा सा सजेशन है मेरा कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न करने हैं आपको। पीरियोडिक टेबल पता तो है ना बेटा क्या होता है, थोड़ा तो आइडिया होगा। हमारे 9th में हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा है, डिटेल नहीं बट एटलीस्ट पता है कि कुछ तो स्ट्रक्चर होता है, वैसा पीरियोडिक टेबल है ना, थोड़ा इमेजिन कर सकते हो। तो उसके जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है बेटा वो लर्न करना है। कहाँ से करेंगे वो मैंने आपके लिए पहले ही एक ट्रिक बना के रखी है, आप वहाँ से आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो वो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको अच्छे से लर्न करने, सारे लर्न करने की अभी ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट 20 अच्छे से कर लो, ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर हम लोग आज वन शॉट में ख़त्म करने वाले, एक ही लेक्चर में सारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो ठीक है, स्टार्ट करें। यस बेटा स्टार्ट करें। यस, पहले अच्छे से याद रखो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, फिर ये स्टार्ट करो। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न करो एंड ये स्टार्ट करो जिनके लर्न है। चलो यस, पहले इंट्रोडक्शन में ये बेटा ये जो है ना, ये आपकी बुक में क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। व्हाट इज मैटर पढ़ा है हमने। मैटर 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, वैसे 5 होते हैं बट हमें अभी 3 पे फोकस करना है। कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन से 3 स्टेट्स है बेटा? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। जैसे अगर हम सॉलिड्स की बात करें, ज़्यादा डीप में नहीं बट फिर भी पता होना चाहिए, एक रफ आइडिया होना चाहिए। अगर सॉलिड्स को हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स है बेटा, उनमें कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं ना। जो लिक्विड में थोड़े दूर दूर होंगे, वही गैसेस में और दूर दूर होंगे, है ना। तो ये अपना रिप्रेजेंटेशन है कि सॉलिड्स कैसे दिखते हैं, लिक्विड कैसे। जो कॉम्पैक्ट है वो सॉलिड है, जो उनसे थोड़े लूज है वाटर, दैट इज लिक्विड। गैसेस जो अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो गैसेस। ठीक है, ये सारे एक तो हमें टाइप्स ऑफ मैटर पता चल गए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। इनके बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले। फिर भी एक रफ आइडिया बेटा क्या है। मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे क्या होते हैं, उनको लूज करते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टीज शोज होते हैं। वैसे ही नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे अगेन। वैसे मेटेलॉइड्स, ये दोनों तो मैम सुना है हमने, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, बट मैम मेटेलॉइड्स आइडिया नहीं है क्या है। तो मेटेलॉइड्स मतलब बेटा एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे मेटल्स है, सपोज आई राइट, एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जो मेटेलॉइड्स होंगे ना बेटा, वो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करेंगे और नॉन मेटल्स की भी थोड़ी प्रॉपर्टी शो करेंगे। मेटेलॉइड्स क्या है बेटा? द एलिमेंट्स विच शोज द प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ऑल्सो एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, वो हम बोलते हैं कि वो क्या है बेटा? दोज आर मेटेलॉइड्स। नेक्स्ट इज एटम। ये तो डेफिनेशन हम कब से लर्न कर रहे हैं मैम एटम की। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम्स। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा मैटर का, हमने जो मैटर पढ़े उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है बेटा, वो क्या बोलते हैं हम उसको? वी कॉल इट एज एटम। ठीक है, अभी एलिमेंट्स, हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं ना। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनमें एक बेसिक डिफरेंस आना चाहिए, है ना। तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। उनमें कैसा है बेटा? एक ही जैसे एटम्स होंगे। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हम लिखते हैं ना O2, है ना। एक ही काइंड, इसमें क्या होंगे? एक ही काइंड ऑफ एटम होंगे, मतलब एक ही जैसे होंगे। इन द फ्री स्टेट या तो अकेले होंगे या फिर कंबाइंड स्टेट में होंगे। फ्री स्टेट मतलब क्या? हाइड्रोजन। एक अगर हम सिर्फ H की बात करें फ्री स्टेट्स में, या फिर कंबाइन भी हो सकता है O2, है ना। पर कैसे होंगे? वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स होंगे। कैसे? ओनली एंड ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम कंपाउंड्स की बात करें, अ कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन of 2 or more elements.
कंपाउंड्स बेटा कैसे प्रोड्यूस होंगे, कोई तो केमिकल रिएक्शन जैसे हम लैब में करते हैं, जैसे आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते होगे 10th में हो तो थोड़े थोड़े बेसिक से प्रैक्टिकल्स आपने किए होंगे, तो उसमें कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं, है ना। इसको मिक्स किया, इसको मिक्स करा, कलर चेंज हुआ, एक कंपाउंड फॉर्म हुआ। सपोज अगर हम बात करें NaCl की, क्या है मैम ये NaCl, क्या है NaCl? नमक खाते हो, है ना, नमक पता है, सॉल्ट, वही है NaCl। तो NaCl कैसे फॉर्म हुआ? Na और Cl से, है ना। NaCl कैसे फॉर्म हुआ? Na और Cl से। तो मतलब जो ऐसे टाइप के जो ये है वो क्या है बेटा? दिस इज अ कंपाउंड। नेक्स्ट an element cannot be decomposed into simple substances by any physical or chemical means। मतलब डिकम्पोज करना मतलब ब्रेक करना। जो एक एलिमेंट है बेटा उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, कोई भी फिजिकल मीन से भी नहीं और कोई केमिकल मीन से भी नहीं, कोई फिजिकल मीन से भी नहीं है, कोई केमिकल मीन से, मतलब कि या फिजिकली भी नहीं कर सकते उनको ब्रेक, केमिकली भी नहीं कर सकते। दोज आर एलिमेंट्स। बट ऑन द अदर हैंड अगर मुझे NaCl को सेपरेट करना है, अगर मुझे NaCl को Na और Cl में ब्रेक करना है, बट हम कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स। इसको हम अगर केमिकल मीन्स या फिर कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा है, जैसे अगर हमारे पास वाटर है H2O, है ना, पता है ना वाटर क्या होता है, इसको भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये ब्रेक होता है, तो हमें H2O ऐसे अलग अलग मिलेंगे, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, इनको नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हमने देखा ना ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है? सॉल्ट। सॉल्ट मतलब ही क्या? सॉल्ट मतलब ही क्या? अभी अभी बताया था, सॉल्ट मतलब NaCl। ठीक है बेटा, बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। ये बेसिक इससे ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है, ठीक है। एलिमेंट्स ऐसे है, कंपाउंड ऐसे है, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेटा अभी हमें पता है कि अभी 118 एलिमेंट्स हमें पता है कि नॉन एलिमेंट्स है इतने। बट जब क्लासिफिकेशन हुआ, जब स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे एलिमेंट, तब ये सारे के सारे पता थे क्या कि 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है? नो, सारे के सारे पता नहीं थे, नहीं पता था कि इतने सारे एलिमेंट्स है। तो फिर उनको भी क्लासिफाई किया, मतलब पढ़ना है अगर इतने सपोज सोचो कि 118 एलिमेंट्स है, अगर हम अभी की बात करें 118 एलिमेंट्स है, तो अगर वो 118 एलिमेंट्स को हमें स्टडी करना होगा कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहले उनको क्लासीफाई करना ज़रूरी था कि कुछ एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, इसका और इसका मेल्टिंग पॉइंट सेम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम है। ये सारी चीज़ें हमें एक साथ एग्रीगेट करके एक साथ हमें एक वे में क्लासिफाई करनी थी ताकि हम इजीली स्टडी कर पाए। तो कैसे किया क्लासिफिकेशन? अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से किया। तो अभी अगर आज की बात करें, कितने एलिमेंट्स उन्होंने बेटा? 118 एलिमेंट्स पता है आज के टाइम पे, है ना। In the initial classification of elements were classified into groups of metals and non-metals. Initially मतलब स्टार्टिंग में जब क्लासीफाइज करना स्टार्ट किया साइंटिस्ट ने, जब साइंटिस्ट ने बोला कि ठीक है हम लोग इनको क्लासीफाई करेंगे, इनको एक जगह देंगे, एक प्लेस देंगे प्रॉपर, तो कैसे क्लासीफाई किया था? जो मेटल्स है उनको अलग, जो नॉन मेटल्स है उनको अलग। बट क्या इतना इनफ था? नो, इतना भी इनफ नहीं था। Later on, another class of elements called metalloids were noticed. Metalloids मैंने बताया था क्या होते हैं मेटेलॉइड्स, जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, दोनों प्रॉपर्टीज थोड़ी शो करेंगे, वो क्या है? मेटेलॉइड्स है। तो बाद में मेटेलॉइड्स भी है, पहले क्या किया उन्होंने? सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट किया, बट दैट वाजंट इनफ। उसके बाद मेटेलॉइड्स डिस्कवर हुई, तो उनको भी अलग जगह देनी पड़ेगी, है ना, उनको भी एक अलग प्लेस देनी पड़ेगी। As the knowledge about elements and the properties went on increasing, different scientists started trying out different methods of classification. जैसे ही नॉलेज बढ़ती गई कि मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटेलॉइड्स भी है, फिर और कुछ चीज़ें भी है, हम लोग देखेंगे आगे। तो ये जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, वैसे वैसे साइंटिस्ट ने क्या किया कि क्लासीफाई करेंगे। हर एक साइंटिस्ट मतलब कुछ साइंटिस्ट
एक मिशन पे निकल गए कि चलो अभी हम क्लासीफाई करके दिखाएंगे। कुछ साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से क्लासीफाई किया, फिर वो फेल हो गए। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने हिसाब से क्लासीफाई किया, वो भी फेल हो गए। ऐसे ट्रायल एंड एरर मेथड्स चलते ही गए क्लासीफाई करने के। तो कैसे, फर्स्ट क्या देखेंगे हम, फर्स्ट देखेंगे डोबराइनर्स ट्रायड्स। डोबराइनर्स ट्रायड्स मतलब डोबराइनर ये थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्रायड्स बनाए। ट्रायड्स मतलब क्या, 3-3 के ग्रुप्स बनाए। क्या क्या उन्होंने, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए। कैसे कैसे, डोबराइनर सजेस्टेड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। बेटा ये याद रखना है, एटॉमिक मासेस, उसने क्या बोला कि जो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज है उनका किससे रिलेशन है, उनका रिलेशन है उनके एटॉमिक मासेस से। क्या बोला उन्होंने, जो एलिमेंट्स है उनके प्रॉपर्टीज है उसका रिलेशन किससे है, उनके मासेस क्या है, उसका मास क्या है, वेट, उसका मास क्या है, उससे रिलेशन है उनका। ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉल्ड देम ट्रायड्स। क्या बोला उसने, उसको बोला ट्रायड्स। उसने 3-3 के ग्रुप बनाए। कैसे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देख के, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को नोटिस करके 3-3 के ग्रुप्स बनाए, और उस 3 के ग्रुप को क्या बोला, ट्रायड बोला। He arranged the 3 elements in triad in an increasing order। ये भी याद रखना है, increasing order of atomic masses। कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। उसका जो एटॉमिक मास था, सपोज हम कंसिडर करें, ठीक है बेटा ये एक्चुअल फैक्चुअल नंबर्स नहीं है, अगर मैं बोलूँ 2, 3, 4 तो कैसे अरेंज किया उसने, पहले 2 फिर 3 फिर 4। कैसे अरेंज किया, 2 फिर 3 फिर 4। ये एक्चुअल नंबर्स नहीं है, ऐसे मासेस नहीं होते, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। उनके जो ये एक्चुअल है यहाँ पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। उसने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर जो था उसके हिसाब से अरेंज किया। एंड शोड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, ए, बी और सी। उसने क्या किया, इसको पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और फिर उसने बोला कि जो मिडल एलिमेंट है, जो मिडल एलिमेंट है was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements। क्या बोला उसने कि ये जो एलिमेंट्स है, ये और ये, अगर उनका मास अगर ये x है, अगर ये y है, अगर हम इनका x और y का मीन निकाले तो अप्रोक्सीमेटली हमें जो b वाला, जो मिडल वाला एलिमेंट है, ये मिडल वाला जो एलिमेंट है उसका मास मिलेगा। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि जब भी हम, एक तो पहले उनको ट्रायड्स मतलब 3-3 के ग्रुप में अरेंज करने, कैसे अरेंज करने, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस, मतलब ए का सबसे कम होगा, फिर बी का और फिर सी का मास, ठीक है, वैसे अरेंज किया। उसके बाद उसने बोला कि जो ए का मास है और जो सी का मास है उनका जब मीन निकालेंगे, उनका जब मीन, मैथ्स, इतने मैथ्स तो आती है बेटा 10th में, मीन कैसे निकालेंगे, x + y अपॉन 2, इसका जब ये मीन निकालेंगे, हमने जब मीन निकाला तो उसका मास किसके इक्वल आया, जो मिडल वाला एलिमेंट था उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल था। यहाँ पे देखो क्या है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्या किया हमने, अरेंज किया। पहले सोडियम के बारे में अगर हमें बात करनी है तो यहाँ पे सोडियम है ना, किसका मिडल वाला एलिमेंट कौन सा है, सोडियम। तो लिथियम का था 69, फिर हमने क्या किया, उनका मीन निकाला। सोडियम का मास निकालने के लिए 6.9 और 39.1, उसको किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो कितना आया 23। तो सोडियम का कितना है 23, आया समझ में। मतलब लिथियम और पोटेशियम, उनका जब मीन निकाला तो किसका अप्रॉक्सीमेट मास मिला हमें, जो मिडल एलिमेंट है, जैसे कि जो सोडियम है उसका अप्रॉक्सीमेट मास मिला, ठीक है। इन द सेम वे ये तुम लोग देखने ला, सेम वे में किया है, जब कैल्शियम है और जो बेरियम है उनका जब मीन निकाला तो हमें किसका मास मिला, स्ट्रोंशियम का मास मिला। जब क्लोरीन है और आयोडीन है, क्लोरीन और आयोडीन का जब मीन निकाला किसका मास मिला हमें, ब्रोमीन का। किसका, ब्रोमीन का। तो ऐसे डोबेराइनर का ये आइडिया था कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि 2 मीन निकालो, 3 एलिमेंट्स लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फर्स्ट एंड लास्ट वाले का मीन निकालो, उसका मास कितने, किसके अप्रॉक्सीमेट इक्वल आएगा, जो हमारा मिडल एलिमेंट है उसके इक्वल आएगा।
ठीक है, बट उसका डिसएडवांटेज क्या था बेटा, अगर कोई भी थ्योरी, कोई भी डिस्कवरी अगर फेल हो रही है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ नुक्स है, मतलब कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। तो हर एक साइंटिस्ट अगर ये फेल हुए तो क्यों फेल हुए, अभी हम लोग यूज़ करते हैं क्या ये सब कुछ, अभी हम ये मेथड्स यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम आया, ही फेल्ड एट समथिंग। तो क्या फेल, क्या नहीं कर पाए वो, ही कुडंट क्लासिफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स, जितने भी उस टाइम पे, अभी नहीं, उस टाइम पे जितने भी डिस्कवर्ड नोन एलिमेंट्स थे वो सबको क्लासिफाई नहीं कर पाए, ठीक है बेटा, आया समझ में। डोबेराइनर ने क्या किया था, ट्रायड्स बनाए थे। आगे बढ़े, यस, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, सेकेंड साइंटिस्ट थे न्यूलैंड। अभी वो बहुत म्यूजिकल फैन थे, क्या थे, बहुत म्यूजिकल फैन थे, उनको म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने क्या किया, जैसे हम लोग गाते हैं सा रे ग म, है ना, सुर होते हैं सा रे ग म प ध नि सा, वापस सा आया, है ना। तो उन्होंने बोला कि जैसे अगर हम इनको म्यूजिकल नोट की तरह अरेंज करें तो जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो एट्थ एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ये थे म्यूजिकल फैन, उन्होंने क्या बोला, न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। वापस डोबेराइनर ने भी एटॉमिक मासेस में अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। He found that every eighth element, जो eighth element है, जैसे हम लिखे सा, म्यूजिकल क्लास नहीं चल रही है फिर भी समझने के लिए, यस, उन्होंने क्या बोला कि जो एट्थ एलिमेंट है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और जो एट्थ एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट, जैसे इसमें सा रिपीट हो रहा है ना, वैसे ही उन्होंने बोला कि जो एट्थ एलिमेंट है उनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे, किससे, फर्स्ट एलिमेंट से। मतलब जो एट्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर होगी बेटा, जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे सिमिलर होगी। फॉर एग्जाम्पल से बताया उन्होंने, सोडियम इज द एट्थ एलिमेंट फ्रॉम लिथियम। अगर यहाँ पे लिथियम है तो उसका आगे जो एट्थ एलिमेंट होगा वो सोडियम होगा, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल लर्न करके आओ, पता चल जाएगा इनके बीच में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। जो लिथियम है और जो सोडियम है उनके बीच में 8 एलिमेंट्स का डिफरेंस है, मतलब जो लिथियम है और यहाँ पे ये एट्थ एलिमेंट कौन सा होगा, सोडियम होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, सोडियम इज द एट्थ एलिमेंट फ्रॉम लिथियम एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब लिथियम की प्रॉपर्टीज और जो सोडियम की प्रॉपर्टीज है वो क्या है बेटा, वो सेम है। न्यूलैंड्स कंपेयर्ड दिस सिमिलैरिटी विद द ऑक्टेव्स इन म्यूजिक। ऑक्टेव्स 8 सुर जो होते हैं और ऑक्टेव्स बोलते हैं, 8 मतलब ऑक्टेव्स, उसने ऑक्टेव्स इन म्यूजिक से सिमिलैरिटी शो की। ही कॉल्ड द सिमिलैरिटी ऑब्जर्व इन द एट्थ एंड द फर्स्ट एलिमेंट एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। याद करना है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है, क्या बताया उसने, जो एट्थ एलिमेंट है और जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको क्या बोला, ही कॉल्ड इट एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स मतलब 8 एलिमेंट्स, ठीक है बेटा, यस। आगे बढ़े, यस, वापस वर्क नहीं किया बेचारे मिस्टर डोबेराइनर भी फेल हो गए। अभी न्यूलैंड आए, उन्होंने भी ट्राई की, वापस वर्क नहीं किया। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स, लिमिटेशंस मतलब बेटा डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स, ये सब कुछ भी दिखे मतलब कि फेल हुई थ्योरी। क्यों फेल हुई, न्यूलैंड कुड अरेंज एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक के जो एलिमेंट्स थे उतने ही अरेंज कर पाए वो, उसके आगे के एलिमेंट्स ही कुडंट अरेंज देम। फर्स्ट तो यही था, आउट ऑफ टोटल 56 एलिमेंट्स नोन, मतलब तभी के टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन थे, 56 एलिमेंट्स नोन थे। तो वो 56 एलिमेंट्स में ही कुड ओनली अरेंज द एलिमेंट्स टिल कैल्शियम, वो फर्स्ट ड्रॉबैक था। उसके बाद आफ्टर कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट, ठीक है, वो नहीं कर पाए, बट हमने देखा तो आफ्टर कैल्शियम जो भी एट्थ एलिमेंट थी डिड नॉट पॉजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब यहाँ पे भी जो एट्थ एलिमेंट, कैल्शियम तक सब सही चल रहा था, लॉ ऑफ ऑक्टेव अच्छे से वर्क कर रहा था कि 8 को अरेंज करो, उसके बाद जो फर्स्ट और 8 होगा वो सिमिलर होगा। कैल्शियम तक परफेक्टली वर्क किया, बट कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट्स थे वहाँ पे वर्क नहीं किया।
वहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्क नहीं किया. ओनली 56 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम बट लेटर सेवरल एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड. है ना, जैसे ही टाइम बढ़ता गया अलग अलग और एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए. मतलब उन्होंने 56 ही प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पाए थे, तो आगे जो एलिमेंट्स आ रहे थे ऑब्वियसली वो भी अरेंज नहीं हो पाए होंगे. इन ऑर्डर टू फिक्स द एग्जिस्टिंग एलिमेंट अरेंजमेंट ही प्लेस 2 एलिमेंट्स इन द सेम पोजिशन शोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अभी उन्होंने और एक गलती कर दी. क्या गलती कर दी कि जो 2 एलिमेंट्स थे सेम पोजीशन पे उन्होंने 2 एलिमेंट्स रख दिए. कर सकते हैं क्या ऐसा? जो तभी ठीक है, तभी तो दे वर ट्राइंग सो हार्ड, इतना ट्राई कर रहे थे तो वो ट्रायल एंड एरर कर रहे थे कि ठीक है ये वर्क करेगा ये वर्क करेगा. बट अभी के पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो ये जो ऐसा समथिंग दिखता है ना, अभी के पीरियड में देखें तो यहाँ पे क्या एक में 2 बैठ सकते हैं? नहीं. उन्होंने वो गलती कर दी कि एक में 2 एलिमेंट्स ट्राई करे, कि एक पोजीशन पे 2 एलिमेंट्स बिठा के ट्राई करते हैं, पर उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट थी तो कुछ मतलब का भी नहीं था. फॉर एग्जाम्पल आयन जिसकी प्रॉपर्टीज सेम थी, किससे बेटा? कोबाल्ट और निकल से. आयन जो था उसकी प्रॉपर्टीज जो थी वो कोबाल्ट और निकल से सेम थी, बट फिर भी इट वॉज अवे, फिर भी वो कोबाल्ट और निकल से इट इज अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकल. तो ये नहीं हो सकता ना, तो फिर कैसे लर्न करेंगे? वो फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होगा. द पीरियोडिक टेबल डिड नॉट इंक्लूड इनर्ट गैसेस एज दे वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम. इनर्ट गैसेस जो हम लोग लास्ट पढ़ते हैं ना, लास्ट 0 ग्रुप हीलियम, नियॉन, ये सारे क्या है बेटा? वो सारे हैं इनर्ट गैसेस. हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे जो हम पढ़ते हैं वो इनर्ट गैसेस है. बट तभी दे वर नॉट डिस्कवर्ड. तो फिर वो जब डिस्कवर हुए तब क्या, तब कहाँ पे रखेंगे उनको? अलग से थोड़ी पीरियोडिक टेबल बनाएंगे उनके लिए? नहीं. फिर वो पीरियोडिक टेबल भी वर्क नहीं किया, मतलब ड्रोबेराइनर का भी फेल कर दिया एंड न्यूलन का भी फेल हो गया. ठीक है. नेक्स्ट मेंडेलेव्स पीरियोडिक टेबल. ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि मेंडेलेव ने ही अरेंज, लाइक उसने बहुत दिमाग लगा के बहुत अच्छे से अरेंज किए थे एलिमेंट्स को, एंड इसको बेस मान के ही हमने अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था. अभी जो हम पीरियोडिक पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, इसको बेस मान के ही हमने वो स्टडी किया था. ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट. उसने क्या किया? मेंडेलेव कंसिडर्ड द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, नेमली द एटॉमिक मासेस. ये चेंज आएगा बाद में, ये चेंज आएगा. मेंडेलेव ने भी एक गलती की कि एटॉमिक मासेस को कंसिडर किया. क्या किया उन्होंने? एटॉमिक मासेस को, जो डोबेराइनर और न्यूलन ने किया था सेम मेंडेलेव ने भी किया. क्या किया? एटॉमिक मासेस को कंसिडर किया एज स्टैंडर्ड एंड अरेंज 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. उन्होंने क्या किया? एटॉमिक मासेस जो थे उनके 63 एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पे, और वो 63 एलिमेंट्स को एटॉमिक मास, मतलब उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? एटॉमिक मास है, सपोज 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे नहीं होते. अगेन बता रही हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या किया उन्होंने? छोटे से लेके बड़े तक एटॉमिक मासेस को अरेंज किए. कितने एलिमेंट्स को? 63 एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पे, उतने एलिमेंट्स को. Then he transformed this into the periodic table of elements in accordance with the physical and chemical properties. उसने क्या किया? जो physical properties थे, जो chemical properties थे, उनको ध्यान में रखते हुए ये जो atomic masses को उसने arrange किया था, ये जो elements को arrange किया था according to their atomic masses, उसने उसको एक proper way में एक periodic table में fix करने को try किया. ठीक है. किसके बेसिस पे? फिजिकल और उनके, उसको याद था कि ठीक है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा. ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ एटॉमिक मासेस को कंसिडर करके अरेंज कर दिया. नहीं, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा. ही फाउंड दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर अ डेफिनाइट इंटरवल. उसने फिक्स्ड नहीं बोला कि इतने टाइम के बाद ही रिपीट करेंगे, जैसे न्यूलन ने बोला था लॉ ऑफ ऑक्टेव 8 के बाद रिपीट करेंगे. उसने ये नहीं बोला, बट उसने ये बोला कि जिसकी फिजिकल और जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी सिमिलर होंगी, जिनकी थोड़ी थोड़ी क्या सिमिलर होंगी, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, वो थोड़े थोड़े टाइम बाद रिपीट करेंगे. मतलब x, अगर कोई एलिमेंट है x, थोड़े टाइम बाद अगर कोई एलिमेंट आ रहा है z, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी. वैसे ही अलग अलग रिपीटेशंस हो रहे थे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, बट उसने ये नहीं बोला कि इतने टाइम बाद रिपीट होंगे. नहीं, उसने वैसे नहीं बोला. अभी मेंडेलेव ने पीरियोडिक लॉ दिया था और ये इंपॉर्टेंट है.
मेंडेलिव का पीरियोडिक लॉ इंपॉर्टेंट है। What did he say? Properties of elements are periodic function of their atomic masses. मेंडेलिव ने क्या बोला, जो भी प्रॉपर्टीज होंगे किसी भी एलिमेंट के, जो भी प्रॉपर्टीज होंगे किसी भी एलिमेंट के, वो किसके फंक्शन होंगे, उनके एटॉमिक मासेस के, मतलब दे विल रिलेट टू देयर एटॉमिक मासेस। द वर्टिकल कॉलम्स इन द वर्टिकल कॉलम्स, बेटा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जो वर्टिकल कॉलम्स है मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल में, उसने बोला कि दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। ये जो वर्टिकल कॉलम्स है, क्या बोला उसने, ये है ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल रोज है, इसको क्या बोला, पीरियड्स, इसको बोले पीरियड्स। द वर्टिकल कॉलम्स इन द मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ये जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे उनको ग्रुप्स नाम दिया, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको क्या बोला, पीरियड्स बोला। वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला बेटा, ग्रुप्स बोला। कंफ्यूजन नहीं होना है कि क्या ग्रुप्स है क्या पीरियड्स है। वर्टिकल कॉलम्स जो स्टैंडिंग लाइंस है, वो क्या है, वो ग्रुप्स है। और जो स्लीपिंग लाइंस है, बच्चे जैसे पढ़ाना पड़ता है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड, जो स्टैंडिंग लाइंस है वो क्या है, ग्रुप्स है। मतलब ऐसे ग्रुप्स बोलेंगे, और ऐसे जो हॉरिजॉन्टल है उनको क्या बोलेंगे, पीरियड्स बोलेंगे। ठीक है बेटा, ये याद रखना है कि मेंडेलिव ने क्या बताया था। फर्स्ट क्या बताया था कि जो एलिमेंट्स है उनके जो प्रॉपर्टीज होंगे वो किसके फंक्शन होंगे, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, सेकंड क्या बताया था, जो वर्टिकल कॉलम्स है उसको नाम दिया था ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको क्या नाम दिया था बेटा, उनको नाम दिया था पीरियड्स। ठीक है, आगे बढ़े। यस, मेरिट्स मतलब क्या, कि क्या फायदे थे। मेरिट्स मतलब क्या फायदे थे, उसने अरेंज किया तो इतने सारे मेरिट्स भी थे मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल में। तो क्या थे, फर्स्ट प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, नए उसने क्या करके रखा था पता है, जो एलिमेंट्स अभी तक आए नहीं है, मतलब जो अभी तक है बट जो डिस्कवर नहीं हुए, उसने मान के रखा था कि इसके जैसे अभी जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसके जैसे नए एलिमेंट्स होंगे कुछ। अभी जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है उनके जैसे कुछ नए एलिमेंट्स होंगे, उसने वो प्रेडिक्ट करके रखा था कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे जो नए एलिमेंट्स जब डिस्कवर होंगे। तो उसने ये प्रेडिक्ट करके रखा था, उसने ये मान के रखा था कि ऐसी चीजें, ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। The existence and properties of elements that are similar to boron, aluminium and silicon is predicted by Mendeleev. मेंडेलिव ने बोला था कि बोरॉन जैसा, एल्यूमिनियम जैसा और सिलिकॉन जैसे एलिमेंट्स होंगे, थे नहीं उस टाइम पे, होंगे। तो उसने वो प्रेडिक्ट करके रखा था और उनको नाम दिया था एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन। क्या नाम दिया था, एका एल्यूमिनियम। नाम तो नहीं दे सकते, अभी पता नहीं है कौन से एलिमेंट से, तो नाम नहीं दिया। उन्होंने क्या बोला, इसके जैसे सिमिलर है, मतलब इनके जैसे है, तो उनको क्या नाम दिया, जो एल्यूमिनियम जैसा होगा उसको क्या नाम दिया, एका एल्यूमिनियम। जो बोरॉन जैसा होगा एका बोरॉन, जो सिलिकॉन जैसा होगा एका सिलिकॉन। ऐसे उसने नाम देके रखे थे जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनको भी। ठीक है, वो एक बड़ा उसने दिमाग लगाया कि हाँ ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। ही टुक मोर सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज देन टू एटॉमिक मासेस इन द अरेंजमेंट सच एज आयोडीन। उसने क्या किया, मोर फोकस उसका क्या था बेटा, कि जो प्रॉपर्टीज़ है, जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लासीफाई कर पाए कि वो प्रॉपर्टीज़ पास में आए, उन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से क्लासीफाई कर रहा है, रैदर देन फोकसिंग ओनली ऑन एटॉमिक मास। सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास को कंसिडर करने से अच्छा ही मेनली फोकस ऑन प्रॉपर्टीज़ के सिमिलैरिटीज़ क्या है, सच एज आयोडीन हैज़ अ सिमिलर वेट देन टेलुरियम बट इट वॉज प्लेस्ड आफ्टर इट। मतलब आयोडीन का और टेलुरियम का, मतलब आयोडीन का और टीई का वेट क्या था, सिमिलर था। सॉरी, इट हैज़ अ स्मॉलर वेट। क्या था, उनका वेट क्या था, आयोडीन हैज़ अ स्मॉलर वेट, आयोडीन का वेट क्या है, स्मॉलर है। तो उसने पहले तो हमने ये देखा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में क्लासीफाई किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में क्लासीफाई किया था, है ना। तो जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्लासीफाई किया तो पहले कौन आना चाहिए था, आयोडीन, है ना। पहले कौन आना चाहिए था, आयोडीन आना चाहिए था, और फिर टेलुरियम आना चाहिए था।
वापस पढ़ो, he took more similarities in properties than to atomic masses in the arrangement such as iodine has a smaller weight. आयोडीन का वेट क्या है, स्मॉलर है, किससे, टेलोरियम से, आयोडीन का वेट स्मॉलर है टेलोरियम से, बट स्टिल इट वॉज प्लेस्ड आफ्टर इट, मतलब ऐसी अरेंजमेंट ना होके पहले उसने टेलोरियम को प्लेस किया और फिर आयोडीन को प्लेस किया। आया समझ में, क्या प्रायोरिटी दी उसने प्रायोरिटी दी प्रॉपर्टीज को मोर देन द एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मासेस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी उसने कि यहाँ पे कोई नोबल गैसेस डिस्कवर होंगे तो यहाँ पे फिट करेंगे, यहाँ पे फिट करेंगे, नहीं, कोई भी जगह नहीं छोड़ी थी, कोई रिजर्वेशन नहीं था उनके लिए। However, when the noble gases such as helium, neon and argon were discovered towards the end of the 19th century, बहुत लेट डिस्कवर हुए थे बेटा, जो नोबल गैसेस थे ना वो बहुत लेट डिस्कवर हुए थे। तो जब हीलियम, नियॉन, आर्गॉन ये सब डिस्कवर हुए तो उसने क्या किया, उसने बना दिया जीरो ग्रुप। मतलब तुम लोग कहीं पे भी नहीं पढ़ोगे बीच में, तुम लोग के लिए हम अलग ग्रुप बनाएंगे, नोबल गैसेस के लिए एक अलग ही ग्रुप बनाएंगे, बीच में कहीं पे भी नहीं आना, एक अलग ग्रुप बना दिया उनका और उसको नाम दिया जीरो ग्रुप, विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल इन विच द नोबल गैसेस वर फिटेड वेरी वेल। क्या दिमाग लगाया कि तुम लोग एक काम करो, लेट डिस्कवर हुए हो ना, मैंने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कवर करके रखा है, तुम लोग हुए हो लेट डिस्कवर, तो तुम लोग एकदम लास्ट में रहो और उसको नाम क्या दे दिया, जीरो ग्रुप। क्या नाम दिया बेटा, जीरो ग्रुप। तो इससे क्या हो गया, क्या बेनिफिट हो गया, जो बीच में उसने अच्छे से अरेंज किए थे एलिमेंट, उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया, ये जो एलिमेंट्स थे वो एकदम लास्ट में एज जीरो ग्रुप, एज नोबल गैसेस एकदम लास्ट में। आज तक भी हम लोग कहाँ पे देखते हैं उनको, एकदम लास्ट वाला जो ग्रुप है दैट इज द ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है बेटा, मेरिट समझ में आए कि क्या क्या मेरिट्स थे, मेरिट समझ में आए, यस। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। बहुत मेहनत की फिर भी कुछ डीमेरिट्स थे, है ना, 110% देने के बाद भी कुछ डीमेरिट्स थे, बट स्टिल हम लोग मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल को बेस मान के नया मॉडर्न बनाया बेटा, सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। अभी डीमेरिट्स क्या है, द होल नंबर एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स, कोबाल्ट और निकल का जो होल नंबर एटॉमिक मास था इज द सेम, therefore there was an ambiguity regarding their sequence in Mendeleev's periodic table। अभी होती है गड़बड़, क्या गड़बड़ हुई, जो कोबाल्ट था, जो निकल था, उनका जो मासेस था, उनके जो होल नंबर मासेस थे वो आ गए इक्वल। अभी क्या करेंगे, पहले किसको रखेंगे, कोबाल्ट को रखेंगे कि निकल को रखेंगे, ये कंफ्यूजन हो गया। एज अरेंजमेंट कैसे की थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट की थी, बट इनका मास तो सेम आ गया, तो भी पहले किसको रखेंगे, ये आ गया एक बड़ा सा कंफ्यूजन। तो वो एम्बिग्यूटी मतलब क्या हो गया, ये एक प्रॉब्लम आ गई उनकी सीक्वेंस में। नेक्स्ट इज आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड, मतलब एक ही जैसे एलिमेंट्स। आइसोटोप्स जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये आइसोटोप्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, एक ही जैसे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होंगे। वो डिस्कवर हुए थे, कब हुए थे, लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडेलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल। As isotopes have the same chemical properties, isotopes क्या है बेटा, ये लर्न करना है, isotopes क्या है, have the same chemical properties but different atomic masses। उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी बेटा, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, मतलब जब हम हाइड्रोजन की बात करें, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सारे उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा वो क्या है, सेम है, बट क्या डिफरेंट है, उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। ये किसकी डेफिनेशन है, ये आइसोटोप की डेफिनेशन है, ठीक है, ये याद करनी है। तो फिर क्या हुआ, जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो वो भी एक प्रॉब्लम हो गया। अ चैलेंज वाज पोस्टेड इन प्लेसिंग देम इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, उनको भी वो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल में हम उनको भी नहीं ला पाए। हाइड्रोजन दिखता है हमें, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम दिखता है क्या, नहीं दिखते मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में। क्यों, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम आ गई कि जो आइसोटोप्स है जिनके प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है बट उनके मासेस क्या है, डिफरेंट है, तो उनको कहाँ पे रखेंगे, वो एक प्रॉब्लम आ गई थी।
When elements are arranged in increasing order of atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform. एक ये भी हमने देखा ना कि यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया, ऐसे तो नहीं कर सकते, उल्टा सीधा कर दिया। तो जो राइज इन एटॉमिक मास था, जो राइज इन एटॉमिक मास था, जिसने उसको फंक्शन माना था कि एटॉमिक मासेस पे हमने कैटेगराइज किया, तो वही जो चीज़ थी उसमें गड़बड़ आ गई, उल्टे सीधे अरेंज हो गए थे एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक मासेस में यूनिफॉर्म कुछ भी नहीं था। Yes, it was not possible therefore to predict how many elements could be discovered between these two heavy elements. ठीक है, एक तो क्या हो गया, पहले तो एक तो उल्टे सीधे रख गए, वो भी एक था, और एक ये कि राइज इन एटॉमिक मास क्या था बेटा, यूनिफॉर्म नहीं था। सपोज मैं एक एग्जांपल बोलूँ कि किसी का एटॉमिक मास 2 है, किसी का 4 है, तो डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, है ना, एक 1 है एक 4 है, तो एक डिफरेंस कितना है, अगर हम ऑड नंबर्स ले 1 3 5 7, तो एक एक का डिफरेंस है, ठीक है। बट उनके पीरियोडिक टेबल में ऐसे कोई मेजर्ड या फिर इतना ही यूनिफॉर्म डिस्टेंस आएगा कि 2 के बीच में 1 का ही डिफरेंस है, फिर से 2 के बीच में 1 का ही डिफरेंस है, फिर से 2 एलिमेंट्स के बीच में 1 एलिमेंट का ही डिफरेंस है, उसका ऐसा कोई डिफरेंस नोटिस नहीं था, मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं थे। वो क्या नहीं थे, यूनिफॉर्म नहीं थे। सपोज हम माने 1 था, फिर 3 था, फिर डायरेक्टली 7 था, फिर 11, ऐसा होता नहीं है। अगेन ऐसा होता नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि अगर ऐसे एटॉमिक मासेस है तो हमने यहाँ पे मान लिया, चलो ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, 1 और 3 के बीच में एक एलिमेंट आएगा, अभी 3 और 7 के बीच में एक भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, कितने आएंगे, कंफ्यूजन था ना। तो वो यूनिफॉर्म ना होने के कारण वो यूनिफॉर्म नहीं था, इधर 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 यूनिफॉर्म डिफरेंस नहीं है, एक जैसा डिफरेंस नहीं है, तो वो डिफरेंस यूनिफॉर्म ना होने के कारण क्या हुआ, वो डिफरेंस यूनिफॉर्म ना होने के कारण क्या हुआ, इट फेल्ड। कैसे फेल हुआ कि इन 2 एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट्स रखेंगे, वो एक कंफ्यूजन आ गया कि अगर 2 एलिमेंट्स है तो उनके बीच में कितने एलिमेंट्स और फिट होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये एक डिफरेंस, ये एक प्रॉब्लम आ गई बेटा। अगेन ये जो है ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, ये बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। यस, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये एक गड़बड़, और एक मेन गड़बड़ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जब उन्होंने प्लेस किया, रिजेबल्स अल्कली मेटल्स, हम पढ़ेंगे अल्कली मेटल्स क्या होता है, ठीक है। रिजेबल किसको क्या था, उनके जो प्रॉपर्टीज थे, हाइड्रोजन जो है वो उनके जैसा है, किनके जैसा है, अल्कली मेटल्स, फॉर्म्स H+ आयन जस्ट लाइक Na+ आयंस। मतलब सोडियम जो है बेटा, सोडियम जो है इट विल फॉर्म Na+ आयंस, इट विल फॉर्म Na+ आयन, तो हाइड्रोजन कुड ऑल्सो डू दैट, तो फिर उसको अलग से क्यों रखा, वो एक मेन प्रॉब्लम था। एज वेल एज हैलोजेंस, जो हैलोजेंस है, H आयन जो है वो Cl- से, H आयन जो है फॉर्म्स H आयन सिमिलर टू Cl- आयन, एक वो भी गड़बड़ होगी। देयरफॉर इट कुड नीदर बी प्लेस्ड विथ अल्कली मेटल्स नॉर विथ हैलोजेंस। मतलब कि क्या हो गया, अल्कली मेटल जैसे भी वो थोड़ा थोड़ा रिजेंबल कर रहा था एंड हैलोजेंस के जैसे भी रिजेंबल कर रहा था, तो अभी उसको अल्कली के साथ डाले या फिर हैलोजेंस के साथ डाले, वो भी एक कंफ्यूजन हो गया, वो भी एक बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो बेटा समझ में आया कि डीमेरिट्स क्या थे, ठीक है, डीमेरिट्स क्या थे, प्रॉब्लम्स क्या आई मेंडलीव के पीरियोडिक की टेबल के साथ। यस, बढ़े आगे। यस, अभी आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। किसने दिया था ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, हेनरी मोज़ले। किसने दिया था, हेनरी मोज़ले। किसने दिया था, हेनरी मोज़ले। क्या बोला था उन्होंने, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स, जब भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, scientists started exploring the relation between the electron number and atomic number। जब भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई बेटा, जब भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, हम बोले अगर हाइड्रोजन 1, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है ना, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, साइंटिस्ट का दिमाग चला, क्या दिमाग चला कि हाँ हम ये कर सकते हैं कि उनका जो इलेक्ट्रॉन नंबर है और जो एटॉमिक नंबर है उनके बीच में कुछ रिलेशन ढूंढ सकते हैं, उनके बीच में कुछ रिलेशन देख सकते हैं, ठीक है। द एटॉमिक नंबर इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ओनली इंडिकेटेड द सीरियल नंबर ऑफ एन एलिमेंट। मतलब जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उनमें जो एटॉमिक नंबर उसने दिया था, जैसे एटॉमिक नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6,
ऐसे जब हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो ऐसे जो एटॉमिक नंबर दिया था मेंडेलीव ने वो क्या था सिर्फ और सिर्फ एक सीरियल नंबर था। मतलब हम लोग लाइन में नंबर्स लिखते ना, बस वही था। उसने कुछ ज़्यादा उसमें नहीं दिमाग लगाया था कि एटॉमिक नंबर की भी किसी के साथ सिमिलैरिटी हो सकती है। ही डिडंट नोटिस दैट। हेनरी मोजले किसने किया था, इंपॉर्टेंट है, किसने किया था, हेनरी मोजले शो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी, सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो हम कंसिडर कर सकते हैं। दैट इज व्हाट बेटा, नॉट द एटॉमिक मास बट द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नहीं, जो पहले साइंटिस्ट क्या गलती कर रहे थे, एटॉमिक मास के बेसिस पे कर रहे थे ना, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे क्लासिफाई किया उन्होंने। बट व्हाट डिड इज है कि नहीं, एटॉमिक मासेस आर नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। क्या है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक नंबर। हाँ, यहाँ पे एटॉमिक नंबर उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एंड नॉट इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, एंड नॉट इट्स एटॉमिक मास। अकॉर्डिंगली क्या हुआ फिर, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड। जो मेंडेलीव ने दिया था वो बहुत अच्छे से दिया था, उन्होंने बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया, तो उसको ही मॉडिफाई किया किसमें, इनटू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एंड इट कैन बी स्टेटेड एज, ये याद करना है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, it can be stated as the chemical and physical properties of an elements of periodic functions of their atomic mass, atomic numbers। किसके periodic function है, पहले के साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, they are the function of, मेंडेलीव ने क्या बोला था, सेम डेफिनेशन दी थी, बट यहाँ पे एटॉमिक मास था, बट उसको ही मॉडिफाई किया, उसको ही दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो फंक्शंस है, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में, वो किसके फंक्शन की है, दे आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक numbers, they are the function of atomic numbers, not the atomic masses, not the atomic masses। ठीक है बेटा, ठीक है, ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये क्या था बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अगर पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर आपको विजिबल ना हो अच्छे से तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, वो आपकी बुक में सेम दिया है आपकी बुक में, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे ये है, उसको हमने क्या बोला था, दिस आर द ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको हमने ग्रुप्स बोला था, जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको हमने पीरियड्स बोला था। हमने नहीं, मतलब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर किया था, इसको क्या बोला था, पीरियड्स। ठीक है, ये क्या है, जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको क्या बोला था, ग्रुप्स, जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको क्या बोला था, पीरियड्स बोला था। फिर यहाँ पे ब्लॉक के बेसिस पे क्लासिफाई किया। कैसे, ये जो फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप है यार, ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो बीच वाले हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कितने हो गए, एस, पी, डी, और एक और होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब ये जो नीचे वाले हैं, यहाँ से यहाँ जो है बेटा, ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये है क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कितने ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। कितने ब्लॉक्स में बेटा, 4 ब्लॉक्स में, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, यस, ये ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर दिया था। ये एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था उसके बेसिस पे एक टेबल बनाया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके रेफरेंस में अभी आगे जो भी पढ़ेंगे हम इसके रेफरेंस में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आगे जो भी कंटिन्यू करना है। जैसे हम लर्न भी क्या करते हैं, हमने ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न कर रखे हैं। कहाँ तक करें, कैल्शियम तक, यहाँ से यहाँ तक।
ये जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है, अगेन रिपीटिंग नहीं किए होगे तो पहले करो, वीडियो देखो, शॉर्ट वीडियो बेटा, एक ही मिनट में 30 सेकेंड 30 to 40 सेकेंड में आपका लर्न हो जाएगा, तो वो पहले तो लर्न करना है, ठीक है। इसके बेसिस पे, हमने पहले के बेसिस पे लर्न नहीं किए, हम किसके बेसिस पे करते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न कर रखा है, ठीक है। इसके बेसिस पे ही हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। पहले तो एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया वही है, तो मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 7 हॉरिजॉन्टल रोज। कितने हॉरिजॉन्टल रोज थे, 7। उनको क्या बोलेंगे, पीरियड्स। ये क्या है बेटा, ये जो है वो क्या है, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल रोज है वो कितने हैं, 7 है, और उनको हमने बोला था कि दीज आर द पीरियड्स। एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स, कितने थे, 18 वर्टिकल कॉलम्स। क्या बोलते हैं हम उनको, ग्रुप्स बोलते हैं। अगर 18 है तो कितने हैं, 1 से लेके 18 तक, यहाँ 1 से लेके 18 तक, ये सारे क्या है बेटा, ये जो है ये सारे क्या है बेटा, दोज आर द ग्रुप्स, ये है ग्रुप्स। 2 रोज सेपरेटली दिखा है, 2 रोज आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दिस आर कॉल्ड लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। ये जो है इसको हम बोलते हैं लैंथेनाइट सीरीज और इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज। नीचे अलग से जो 2 रोज दिए हैं उनको क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक तो है ही, इनको एफ ब्लॉक तो बोलते हैं, बट ये जो ऊपर वाली सीरीज है उनको क्या बोलेंगे, लैंथेनाइट सीरीज, और ये जो नीचे वाली सीरीज है उसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिनाइट सीरीज। नेक्स्ट इज देयर आर 118 बॉक्सेस इन द पीरियोडिक टेबल इंक्लूडिंग द 2 सीरीज, मतलब कि ये सीरीज को मिला के, ये प्लस ये सबको मिला के कितने हैं बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस है, देयर आर 118 बॉक्सेस, ठीक है। कौन से है ये हमने देख लिया, एस पी डी एफ। एफ मतलब लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, मतलब लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है बेटा। ये पढ़ लिया हमने, ये हमने देख लिया। आगे थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे हो कि पीरियोडिक टेबल कैसा होता है, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, किसको ग्रुप्स बोलेंगे, किसको पीरियड्स बोलेंगे, कौन से लैंथेनाइट सीरीज है, एक्टिनाइट्स, एस पी डी एफ। ये अगर अच्छे से दिमाग में बैठ गया है, अगर ये अच्छे से दिमाग में बैठ गया है तो इसके आगे देखेंगे ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ग्रुप्स है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो पहली बार सुना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो सपोज हाइड्रोजन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1, ठीक है। अगर हाइड्रोजन के बाद अगर हम देखें हाइड्रोजन, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो इसका भी ऐसे होगा, इसका भी कैसे होगा 2, इसका क्या होगा 2। लिथियम, अभी बढ़ते आगे, लिथियम के पास है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे लिखेंगे 2 and 1। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगी कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, कैसे बैठ सकता है बेटा, मैक्सिमम ऐसे हो सकता है 2 8 8। इस सीक्वेंस में हम फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि एक ये 2, फिर ये कहाँ पे फिल करते हैं मैम, ये कहाँ पे फिल करेंगे, ये करेंगे अगर हमारा इसको हम बोलते हैं, अगर ये न्यूक्लियस है, दिस इज अ न्यूक्लियस, एटम है उसका एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे हमने बोला कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे फिल करेंगे, ये होते हैं शेल्स, इनको क्या बोलते हैं, शेल्स। इनका नाम होता है के शेल, एल शेल, एम शेल, देखेंगे आगे, ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन था, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और जो ग्रुप है उनके बीच में, ग्रुप्स पता है
जो कॉलम्स थे उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो जो ग्रुप्स है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज सेम एज द ग्रुप इन विच द एलिमेंट बिलोंग्स। बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जो लास्ट शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कहाँ पे गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब एलिमेंट्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स present in the last shell। मतलब लास्ट शेल, यहाँ पे हमारे इस स्ट्रक्चर में लास्ट शेल कौन सा है ये, तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है लास्ट शेल में, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, किसके सेम है, एज एट ग्रुप इन विच द एलिमेंट बिलोंग्स। जो ग्रुप में है, अगर वन ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 1 में है तो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। अगर ग्रुप 2 में है कितने वैलेंस होंगे, 2। अगर ग्रुप 3 में है कितने होंगे, 3। जो भी ग्रुप है, जिस ग्रुप में वो बिलोंग करता है, उसके पास उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस दिए मैंने आगे बेटा, अच्छे से समझना कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, दोज विल बी इक्वल टू द ग्रुप इन विच the element belongs। ठीक है, while going from top to bottom, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे पीरियोडिक टेबल में within any group, मतलब अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं from top to bottom, कोई भी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो क्या होगा, वन इलेक्ट्रॉनिक शेल गेट्स एडेड एट अ टाइम। जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे एक एक शेल, ये शेल्स बोलते हैं ना, तो एक एक शेल ऐड होते जाएगा। क्या समझ में आया, जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तब क्या होगा, एक 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 शेल इंक्रीज होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। ठीक है, फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटरमोस्ट शेल का, वो क्या है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रुप। हमने बताया ना कि जो ग्रुप है वो किसके सिमिलर होगा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उससे सिमिलर होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी ग्रुप की, वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगी। यस, however as we go down a group, जैसे ही हम नीचे जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये तो बताया, जैसे जैसे नीचे जाएंगे शेल्स क्या करेंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे। ऑल द एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम विथ एटॉमिक नंबर 93 and 118 आर मैन मेड। मतलब यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है बेटा, मैन मेड एलिमेंट्स हैं। वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स नहीं है, नेचुरली अकर नहीं करते, हम उनको बनाते हैं। तो यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड, नेमली लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये लर्न करना है वापस, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, नियॉन हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द टू शेल्स। मतलब उनके इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम K और L बोले, उनके इलेक्ट्रॉन्स K और L शेल में ही होंगे। उनके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे, K शेल में 2 और उसके बाद L शेल में। मतलब क्या, वापस समझे, द एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड, कितने पीरियड में है, कौन से पीरियड में है बेटा, हाँ द एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड, ये जो एलिमेंट्स है सेकेंड पीरियड के, हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द टू शेल्स K एंड L। क्या है, K और L में उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस, ये पॉइंट बेटा, ये पॉइंट हम पीरियड्स, ये पॉइंट जो है वी कैन, ये पॉइंट कंसिडर करो नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, जो पीरियड्स की हम बात करेंगे, इसमें पीरियड्स की बात करेंगे, उसके साथ कंसिडर करो, नॉट देयर, ओवर हियर। ठीक है, द नंबर ऑफ शेल्स इज सेम एज द पीरियड, द नंबर ऑफ शेल्स इज सेम एज द पीरियड। मतलब यहाँ पे लिखा है ना कि जो एलिमेंट्स है सेकेंड पीरियड में, उनके पास कितने शेल्स होंगे, 2 शेल्स होंगे। अगर सेकेंड पीरियड में है तो कितने शेल्स होंगे, 2 शेल्स होंगे। तो वही यहाँ पे दिया है कि द नंबर ऑफ शेल्स इज सेम एज द पीरियड टू विच द एलिमेंट बिलोंग्स। जो पीरियड में वो एलिमेंट होगा, जितने एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, जितने, द नंबर ऑफ पीरियड
शेल्स जो होंगे जो पीरियड में वो बिलोंग करेगा उसके इक्वल होंगे। शेल्स जो है जो वो पीरियड में बिलोंग करेगा उससे इक्वल होंगे। कौन वो एलिमेंट, कौन वो एलिमेंट। While going from left to right, अगर हम यहाँ से यहाँ जाए इन अ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम जाए तो क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, विद इन अ पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, है ना। हाइड्रोजन, फिर उससे ज़्यादा हीलियम का होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे ही एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है ना। तो जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस बाय 1, है ना। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, जो शेल्स है, जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इंक्रीज करते जाएंगे, ऑब्वियसली करते जाएंगे। द एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द टू शेल्स के एंड एल। वहां पे जो पॉइंट था यहाँ से कट्टी कर दो, यहाँ से कट कर दो, हम लोगों ने वहां पढ़ लिया, ठीक है। जो एलिमेंट्स है सेकेंड पीरियड में उनके क्या होंगे, कितने शेल्स होंगे, के और एल, के और एल दो ही शेल्स होंगे ना। न्यूक्लियस है 1 2, ये के शेल है, ये एल शेल है, तो ये सेकेंड पीरियड है। सेकेंड पीरियड में कितने हैं बेटा, 2 शेल्स। अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें, अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें, कितने शेल्स है, के एल और एम। थर्ड पीरियड की बात करें तो कितने शेल्स है, न्यूक्लियस, के शेल, एल शेल और एम, के एल और एम, ठीक है, ठीक है। क्या समझ में आता है, जो पीरियड की बात हो रही है उतने ही शेल्स प्रेजेंट होंगे। सेकेंड पीरियड की बात हो रही है तो कितने शेल्स होंगे, 2, कौन से, के और एल। थर्ड पीरियड की बात हो रही है तो 3, कौन से, के एल एम। ऐसे ही शेल्स इंक्रीज करते जाएंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट 3 पीरियड्स इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल्स एंड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट मतलब बेटा कि हम एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया फर्स्ट शेल में 2 कर सकते हैं, सेकेंड में 8 कर सकते हैं, थर्ड में भी 8 कर सकते हैं, और अगर हमें अभी 20 तक करनी है तो मैक्सिमम, फिर यहाँ पे 8 के बाद 2 है ना, 20 हो गए, ये 10, ये 10। अभी मैंने बोला कि 20 ही लर्न करने हैं, अभी 20 की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 2 नहीं होते बेटा, 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा फिल कर सकते हैं, बट हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है अभी, सिर्फ 20 एलिमेंट्स की है। तो अगर मैं बोलूँ कि होमवर्क में अगर मैं दूँ कि तुम लोग फिल करना, दिखाना मुझे कि कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे फिल करके दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 है तो कितने होंगे, फर्स्ट में कितने बैठ सकते हैं, 2, ठीक है, ये फर्स्ट। अगर 3 है तो कितने होंगे, फर्स्ट में 2, यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी बेटा, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 है तो कैसे बैठेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 है तो कैसे बैठे, 1 2 एंड 3। पहले एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर अगर 4 है, वापस प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अगर एटॉमिक नंबर 4 है तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, 2 2, है ना। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में वापस 2 इलेक्ट्रॉन्स। आ रहा है समझ में बेटा, कैसे फिल करेंगे, 2 8 8 के फॉर्म में फिल करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 2 की है। यहाँ हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर हमने थर्ड वाले को फर्स्ट शेल में फिल नहीं किया। यही है क्या बेटा, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, मतलब कि मैक्सिमम कितने हम फिल करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। मतलब किसी भी एटम के अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब वो स्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब वो क्या है बेटा, इट इज स्टेबल। तो ऐसे फिल करेंगे। तो तुम लोग आगे करोगे, नेक्स्ट 20 होमवर्क के लिए ले लो, चलो नेक्स्ट 20 इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि फर्स्ट से 20 तुम लोगों को वापस करना है, फर्स्ट से लेके 20 वापस करने हैं। ये मैंने तुम्हें एग्जांपल्स दिए हैं। ये किसका एग्जांपल है, 2 मतलब हीलियम,
ये हीलियम है, ये लिथियम है, ये है बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम के बाद के ये 3 हाइड्रोजन से लेके लास्ट कैल्शियम तक ट्राई फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो पता चलेगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, 2 8 8, और अगर हमारे पास अभी 20 है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, 2 8 8, और 2 तक आओगे तब तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट 20 लर्न करना है अभी। ठीक है, ऐसे फिल करेंगे। डन। इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है वो क्या है, दैट इज मोस्ट स्टेबल, मतलब उसको गेन भी नहीं करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स लूज भी नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस, इतना पढ़ा, ग्रुप्स और पीरियड में डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा, ग्रुप्स ऑफ पीरियड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। द वर्टिकल कॉलम ऑफ एन एलिमेंट, the vertical column of elements in the modern periodic table are called elements, मतलब जो elements है vertically अरेंज किया है तो उनको क्या बोलेंगे, ग्रुप्स बोलेंगे। और जो पीरियड्स है उसमें कैसे अरेंज होंगे, हॉरिजॉन्टल रोज के फॉर्म में। इसमें कैसे है, वर्टिकल कॉलम, इसमें हॉरिजॉन्टल। बेटा अभी समझा दिया है। ठीक है, 18 ग्रुप्स है, 7 पीरियड्स है, ये भी बता दिया है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड डिग्रेडेशन एंड ग्रेडेशन। या दिखाएंगे सिमिलैरिटीज दिखाएंगे और चेंज दिखाएंगे, ग्रेजुअल चेंज, धीरे चेंजेस दिखेंगे उनमें, कि या तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है, वो देखेंगे हम आगे, देखने वाले हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज स्लोली फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन अ पीरियड, मतलब पीरियड में धीरे चेंजेस होंगे। पीरियड में क्या होगा, ग्रेजुअली चेंज, धीरे चेंजेस होंगे। और इसमें क्या है, डायरेक्टली ग्रेडेशन दिखेगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा हमें। नेक्स्ट इज वाइल ग्रोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जब आएंगे कोई भी ग्रुप में, द नंबर ऑफ शेल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। हमने पढ़ा था नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। जब भी हम टॉप से बॉटम आएंगे पीरियोडिक टेबल में, मतलब एक ग्रुप में टॉप ऑफ द ग्रुप से डाउन जैसे आते जाएंगे, शेल्स क्या होते जाएंगे बेटा, शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे। वाइल ग्रोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड रिमेन्स सेम, नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे बेटा, वो सेम ही रहेंगे जब हम लेफ्ट टू राइट आएंगे। ये कर लिया है हमने ऑलरेडी। ये है डिफरेंस और ये है इंपॉर्टेंट। अगर ग्रुप्स और पीरियड्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है, इतना लिख के आ जाओ, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, इतना लिख के आ जाओ, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े आगे। यस, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, अभी हमने डिस्कस किया ना बेटा, वही है, के शेल, एल शेल, एम शेल, मतलब एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल्स 2 elements are present in the first period में 2 elements है, and 8 elements in the second period में 8 होंगे। the third period also contains only 8 due to the law of electron octet, उसमें भी कितने होंगे, उसमें भी सिर्फ 8 ही होंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, मतलब कि अगर जो शेल्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है। यस, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, एंड द शेल नंबर, शेल के एल एम एन जो शेल है उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे। जो वैलेंस शेल है आउटर मोस्ट शेल है उस पे और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसको वैलेंस शेल बोलेंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो केमिकल रिएक्टिविटी, कोई भी एलिमेंट है वो कितना रिएक्टिव है, कितना रिएक्ट कर सकता है। जो बेटा हैलोजेंस है, तो बेटा हम लोग के 0 ग्रुप एलिमेंट्स है, सपोज हम बात करें 0 ग्रुपिंग, उनका क्या है, वैलेंस शेल कंप्लीट है, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो ज़्यादा वो रिएक्टिव नहीं होंगे। बट अगर हम लोग बात करें रिएक्टिविटी की, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे और शेल नंबर होगा, उस पर हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि वो एलिमेंट कितना रिएक्टिव है। जैसे कि यहाँ पे शेल्स दिए ना, फर्स्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, के शेल, एल शेल, एम एन, यहाँ पे एन क्या है, 1 2 3, एन मतलब कौन सा शेल है, के शेल इज फर्स्ट शेल, कौन सा है, के, सेकेंड एल, थर्ड एम और फोर्थ एन। ये बेटा 2n स्क्वायर है, ये क्या है, ये 2n स्क्वायर है। तो ये 2n स्क्वायर मतलब 2 इंटू, ये क्या होगा 2 इंटू 1 स्क्वायर,
ये होगा 2 इंटू 2 स्क्वायर, स्क्वायर्स निकालने तो आते हैं, 2 इंटू 1 स्क्वायर 2। सेकेंड की कैपेसिटी कितनी है, हम लोग कैपेसिटी फाइंड कर रहे हैं कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते, कितनी उनकी कैपेसिटी है कि वो होल्ड कर सके इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल, के शेल मतलब फर्स्ट शेल, उसका फॉर्मूला क्या है 2n स्क्वायर। क्या लिखा मैंने यहाँ पे 2n स्क्वायर, ठीक है 2n स्क्वायर है। तो फिर 2 इंटू एन स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, तो कितनी कैपेसिटी है 2, फिर एल है मतलब 2 है, कौन सा शेल है एन कितना है 2 है, तो कितना होगा 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2 फिर 8, 18 और 32। ये है जो शेल्स है उनकी कैपेसिटी, ये है शेल्स की कैपेसिटी। ये भी अगर पूछे कि एक शेल की कितनी कैपेसिटी है बेटा, तो कैसे फाइंड करेंगे, के एल एम एन, हमारे पास 4 शेल है, एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। अगर पूछे कि एन शेल की बताओ, एन शेल की बताओ कितनी होगी 2 इंटू 4 स्क्वायर, 2 इंटू 4 स्क्वायर क्या होगी 32। ईजी है, ईजी है, 4 शेल्स की 4 में से किसी एक की भी पूछी तो आ जाएगी। एम शेल की बताओ कितना है, एम शेल मतलब के एल एम मतलब जो थर्ड शेल है, जो थर्ड शेल है, तो एन क्या हो गया 3, फॉर्मूला में डालो 2n स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 हो गया 18। आया समझ में। ऐसे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी अगर पूछी और ये क्वेश्चन आया तो कैसे फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है 2n स्क्वायर से। ठीक है, ठीक है, यस आगे बढ़े। ट्रेंड्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है बेटा, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल क्या मतलब, ट्रेंड्स मतलब क्या, ट्रेंड्स मतलब क्या कि जो अगर हम उनके एटॉमिक साइज की बात करें, अगर उनकी वैलेंसी की बात करें, तो वो क्या हो रही है अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज हो रही है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये होते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। मतलब कि डिक्रीज इंक्रीज कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इंक्रीज होगी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डिक्रीज होगी, कैसे फाइंड करेंगे, यह है ट्रेंड्स। तो अगर हम वैलेंसी की बात करें, फर्स्ट क्या है वैलेंसी, वैलेंसी क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हमने पढ़े, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल मतलब ही क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे उनको ही क्या बोलते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिया है, ठीक है, ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम। वैलेंसी मतलब क्या बेटा, ये डेफिनेशन है, याद करनी है, क्या है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, मतलब बाहर का जो शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वही उसकी क्या है, वही उसकी क्या है वैलेंसी है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना है ये ट्रेंड याद रखना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8, increases from 1 to 8 moving from left to right. The first element contains 1 electron and the last contains 8. अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें तो लिथियम के कितने होंगे, कितना है एटॉमिक नंबर 3, कितने होंगे 2 1, बेरिलियम के कितने होंगे 2 2, सॉरी एक मिनट, बेरिलियम का क्या है एटॉमिक, यहाँ पे लिखेंगे 1, ये 2 है, ये 3 4, 4 मतलब 2 2, 5 है तो 2 2 कितना होगा 1, हम 2, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे होगा 2 और 3, यहाँ पे कितना होगा 2 3। ऐसे ही हम जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे। इसके पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बेटा 1 है, इसके पास कितने हैं 2 है, इसके पास कितने हैं 3 है ना, इसके पास कितने हैं 3 है, फिर 4 होंगे, फिर वापस से डिक्रीज होते जाएंगे, फिर वापस से क्या होते जाएंगे बेटा डिक्रीज होते जाएंगे। जैसे कि 1 से 4 हमने यहाँ पे देखा
द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। जैसे हम 1 से 8 तक बढ़ेंगे तब तक इंक्रीज होंगे, एंड फिर 8 आ गया, वैलेंस कैपेसिटी खत्म होगी, फिर वापस कैसे डिक्रीज होती जाएगी। जैसे 1 to 4 है, 1 to 8 है, उसमें पहले फर्स्ट एलिमेंट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल एंड द लास्ट एलिमेंट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैलेंसी ऑफ फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4। मतलब जैसे 1 से लेके 4 तक जाएंगे, फ्रॉम 1 to 4 जैसे जाएंगे वैलेंसी इंक्रीज होगी, देन इट डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 1। जैसे कैसे होगा, ऐसे ट्रेंड होगा 1 2 3 4 3 2 1, ये है ट्रेंड बेटा, ऐसे जाएगा। ऐसे ही पहले इंक्रीज होगी 1 to 4 तक, फिर 4 से लेके वापस डिक्रीज होगी। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एंड बिकम जीरो इन केस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बिकम जीरो, मतलब उसका आउटर मोस्ट शेल तो फिल है ना, आउटर मोस्ट शेल तो फिल है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको ना लेने की ज़रूरत है ना देने की ज़रूरत है, तो मतलब वो क्या है, इट इज़ ज़ीरो। यहाँ पे ना वो डोनेट करेगा ना वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब डोनेट भी नहीं हो रहा है एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, उनकी वैलेंसी क्या है, जीरो है। ये समझ में आ गया बेटा। जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे हमने देखा ना कि 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे वापस 3 2, वापस से 4 2 4 है ना, 2 4, फिर क्या आएगा 2 5, मतलब इसकी कितनी है 4 है, इसकी कितनी है 5 है, इसकी कितनी है 5 है। तो बेटा ये 5 है, तो ये लीदर देन लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या प्रेफर करेगा, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो वैसे ही डिक्रीज हो जाएगी, 4 से वापस 3, फिर 2, फिर 1। आया समझ में, वैसे ही डिक्रीज होती जाएगी। जैसे अभी इंक्रीज हुई, वापस गेन करेंगे तो वापस डिक्रीज होगी, उसको ही हम वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, वापस रिपीट करूँ, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। बाहर का जो शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसको ही क्या बोलेंगे, वैलेंसी, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वही क्या है, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही वैलेंसी डिटरमाइन होंगी। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी कि 1 से 4 तक, मतलब जो 8 एलिमेंट्स है, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करें पीरियड में, अगर लेफ्ट से लेके राइट पे मूव करें तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है पहले क्या होंगे, 1 to 4 तक इंक्रीज होगी इसकी वैलेंसी, 1 to 4 तक इंक्रीज हो रही, फिर 4 के बाद वापस डिक्रीज हो रही है, 4 के बाद क्या हो रहा है, वापस डिक्रीज हो रही है, 4 to 1। ठीक है, और जो लास्ट है, जो नोबल गैसेस है, उनके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उनका जो ऑक्टेट है दैट इज कंप्लीटेड, तो उनकी कोई वैलेंसी नहीं है, मतलब वो क्या है, जीरो इन अ ग्रुप वर्टिकल कॉलम। अभी ग्रुप्स की बात करेंगे। वैलेंसी ऑफन स्टेज द सेम। जैसे अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में वैलेंसी इज द सेम, वैलेंसी ऑफन स्टेज द सेम इन केस ऑफ ग्रुप्स। पीरियड्स में हमने ट्रेंड देख ली कि अक्रॉस द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वैलेंसी में क्या डिफरेंस आएगा, बट अगर हम ग्रुप की बात करें तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, वैलेंसी विल रिमेन द सेम। क्योंकि हमने देखा ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ग्रुप नंबर 3 मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वैसे ही अगर वही सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सेम है, तो वैलेंसी विल रिमेन द सेम। ठीक है बेटा, yes, next is atomic size. Next is atomic size. The size of an atom is indicated by its radius. समझो यहाँ पे, समझो एटॉमिक साइज मतलब, समझो यहाँ पे कैसे होगा एटॉमिक साइज, कैसे, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये उसके कुछ शेल्स होंगे, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल, ठीक है। अभी एटॉमिक साइज जो न्यूक्लियस है बेटा, यहां से लेके द आउटर मोस्ट शेल तक, क्या बोला मैंने,
जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट शेल होगा, जो बाहर का शेल होगा, वहाँ के साइज से हम डिटरमाइन करते हैं। एटम इज इंडिकेटेड, उसके कैसे इंडिकेट करेंगे? बाय इट्स रेडियस। ये रेडियस है ना, सर्कल में अगर हाफ है तो वो रेडियस है, ये है तो ये डायमीटर है, इतना तो पता है, इतना तो मैथ्स पढ़ा है। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटर मोस्ट शेल। बताया मैंने, न्यूक्लियस जो एटम का न्यूक्लियस है और जो एटम का आउटर मोस्ट शेल है वो रेडियस में डिटरमाइन करता है। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट पिकोमीटर। कैसा यूनिट, कौन सा यूनिट है बेटा? पिकोमीटर। याद करो, बस इतना याद करना है, पिकोमीटर। यूनिट याद नहीं किया तो ठीक है, ये याद नहीं किया तो ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय पिकोमीटर। एटॉमिक साइज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स ऑफ एन एटम। एटॉमिक साइज देख जनरल है ना, एक शेल है तो साइज कम होगी। जैसे ही अगर ये शेल इतने सारे हो गए, ज्यादा हो गए, तो साइज इंक्रीज होगी। ज्यादा शेल्स मतलब साइज इंक्रीज होगी। मतलब वही बोला है कि जो नंबर ऑफ शेल्स है, जो एटम है उसके कितने शेल्स है उस पर डिपेंड करेगी एटॉमिक साइज। मोर द नंबर ऑफ शेल्स, more the number of shells, larger is the atomic size. जितने ज़्यादा शेल्स उतनी ज़्यादा एटॉमिक साइज। कॉमन सेंस है, जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतना रेडियस इंक्रीज होगा। जितना रेडियस इंक्रीज हो रहा है, रेडियस पे ही तो बेस्ड है ना, जितना रेडियस इंक्रीज हो रहा है उतनी ज़्यादा क्या है बेटा? उतनी ही ज़्यादा एटॉमिक साइज है। While going down the group, अभी ग्रुप की बात करेंगे, जैसे ही ग्रुप में नीचे आएंगे द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। ग्रुप में डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज होंगी। जब हम लोग नीचे जाएंगे, while going down the group क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। While going down the group a new shell is added, है ना, हमने देखा कि शेल्स ऐड होते जाएंगे, जितने नीचे जाएंगे एक एक शेल ऐड होते जाएंगे। तो जैसे ही शेल्स ऐड हो रहे हैं वैसे ही क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है, तो वैसे ही एटॉमिक साइज बढ़ेगी। Therefore, the distance between the outermost electrons and the nucleus goes on increasing, है ना, as a reason the atomic size increasing। अगर किसी ने पूछा, अगर एग्जाम में पूछा कि जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन आया कि while going down the group why does the atomic size increase, क्यों करेगी एटॉमिक साइज इंक्रीज, किसी ने पूछा तो क्या बोलेंगे कि जब हम लोग नीचे जाते हैं तब क्या होता है? शेल्स इंक्रीज होते हैं। तो शेल्स जैसे ही इंक्रीज होंगे वैसे ही जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट शेल है उनका डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। जैसे ही शेल्स इंक्रीज होंगे उनका डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, मतलब ही क्या हो रहा है बेटा? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। ऐसे आंसर दे देंगे मैम, समझ में तो आ गया। अभी है पीरियड की बात करें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में जब पीरियड की बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज 1 by 1, है ना। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है बेटा? 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज ऑन अ न्यूक्लियस इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एट अ टाइम। बेटा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। जैसे हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर है, जो इलेक्ट्रॉन्स, जो एटॉमिक नंबर है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े हैं, कौन से है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, है ना। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पे होगा नेगेटिव, और न्यूट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल, है ना, उन पे चार्ज नहीं होगा, दे विल बी न्यूट्रल। तो जैसे ही एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे ही क्या हो रहा है? प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है। और प्रोटॉन्स क्या है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। तो जो एक न्यूक्लियस है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो न्यूट्रॉन्स के पास तो कोई चार्ज नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन का चार्ज है वही न्यूक्लियस का चार्ज है। जो प्रोटॉन का चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे है, दैट इज द न्यूक्लियस का जो चार्ज है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, बोल सकते हैं ना। तो वैसे ही क्या बताया है इसमें कि जब पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंक्रीज होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, वैसे ही क्या हो रहा है? जो पॉजिटिव चार्ज है किस पे बेटा? न्यूक्लियस पे, वो इंक्रीज हो रहा है। कैसे? 1 by 1। जैसे ही
जैसे ही 1 बाय 1 इंक्रीज होगा ना, 1 है फिर 2 है फिर 3 है, जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे ही क्या हो रहा है बेटा, प्रोटॉन्स पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब उतना ही चार्ज किस पे आ रहा है, न्यूक्लियस पे, मतलब ही न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करके लेना, वापस वापस सुनो, समझ में नहीं आ रहा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। However, the additional electron gets added to the same outermost shell। जो शेल है, जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, वो सेम आउटरमोस्ट शेल में ही ऐड होंगे। हमने देखा कि ग्रुप्स में नीचे शेल्स इंक्रीज होंगे, बट पीरियड्स में शेल्स इंक्रीज नहीं होते, पीरियड्स में शेल्स इंक्रीज नहीं होते। ड्यू टू द increased nuclear charge, the electrons are pulled towards the nucleus and the greater extent and thereby the size of the atom decreases। मतलब कि न्यूक्लियस का चार्ज कैसे हो रहा है, ज़्यादा है ना, प्रोटॉन्स है ज़्यादा तो न्यूक्लियस का चार्ज भी ज़्यादा है, तो वैसे ही जो शेल्स है, जो आउटर मोस्ट शेल है, इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस क्या करेगा, इट विल पुल दैट इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आया समझ में बेटा? जैसे ही हम ग्रुप्स में देखेंगे एटॉमिक साइज क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। जैसे हम पीरियड में देखेंगे, अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखेंगे, तब क्या होगा, जो साइज होगा वो डिक्रीज होगा, साइज विल डिक्रीज। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस बेटा, ये कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और उनका एटॉमिक रेडियस दिया है, बस एक बार रेफर कर लेना, ठीक है, बस एक बार रेफर कर लेना, बस इसको बहुत ज़्यादा डीपली लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रेफर इट वन टाइम कि ठीक है इसका ये है, इसका एटॉमिक रेडियस इतने पिकोमीटर्स होता है, ठीक है, जस्ट हैव अ लुक एट इट, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इट इज सीन दैट मेटालिक एलिमेंट्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम आर टुवर्ड्स द लेफ्ट। जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, कहा था, हाँ, जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो यहाँ पे सोडियम जो है, कहाँ पे है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये कहाँ पे है, टुवर्ड्स द लेफ्ट। सोडियम, मैग्नीशियम कहाँ पे है, टुवर्ड्स द लेफ्ट। एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक सल्फर, क्लोरीन आर टुवर्ड्स द राइट। सल्फर और क्लोरीन वापस देखा कहाँ पे है, सल्फर और क्लोरीन यहाँ पे है, सल्फर और क्लोरीन यहाँ पे है ना। तो जो मेटालिक एलिमेंट्स है वो कहाँ पे है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड में। जो नॉन मेटालिक है वो कहाँ पे है, टुवर्ड्स द राइट, है ना। द मेटेलॉइड एलिमेंट्स सिलिकॉन लाइज बिटवीन दीज टू टाइप्स, मतलब ऐसे एक जिगजैग लाइन बनी हुई है बेटा। जो मेटेलॉइड्स होंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। मेटेलॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लाइज बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल्स। इट इज सीन दैट द जिगजैग लाइन, यहाँ पे ऐसे जिगजैग लाइन बनी हुई है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करती है पीरियोडिक टेबल में। बुक खोल के बैठना, अगर ये इमेज नहीं दिख रहा है बेटा प्रॉपरली, बुक को रेफर करते जाओ अगर ये इमेज नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो एक जिगजैग लाइन बनी हुई है, वो जिगजैग लाइन क्या कर रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग कि मेटल्स है और दूसरे साइड नॉन मेटल्स है, उनको सेपरेशन के लिए वी हैव फॉर्म द जिगजैग लाइन। ठीक है बेटा, जिनके पास बुक नहीं, ये नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, दे कैन refer to the book, they can refer to your textbook, same diagram है। It is seen from the chemical formula of simple ionic compounds that the cation in them is formed from a metal। मेटल जो होंगे बेटा क्या फॉर्म करेंगे, कैट आयन फॉर्म करेंगे। कैसे, मेटल्स जो होते हैं बेटा, मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो देंगे। मेटल्स क्या करेंगे, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। मेटल्स क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, और जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। उस पे क्या आएगा बेटा, उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। मेटल पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, कैटायन। इसको ही क्या बोलेंगे बेटा, कैटायन बोलेंगे। क्या समझ में आया, जो मेटल्स है उनकी टेंडेंसी होती है, उनकी फितरत होती है देना,
उनकी फितरत क्या है, देना। वो क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, देंगे। तो जब भी वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे उन पे एक चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मतलब +1 चार्ज है, मतलब ये प्लस चार्ज है। 2 किए तो +2 चार्ज आएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, उतना उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है उसको ही हम बोलते हैं कैटायन। ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, कैटायन। वाइल द एनायन फॉर्म नॉन मेटल्स जो होंगे, जो नॉन मेटल्स, अगर मैं बी से रिप्रेजेंट करूँ कोई भी नॉन मेटल को, अगर मैं बी से रिप्रेजेंट करूँ, अगर ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। क्या करेंगे, लेंगे, कि हमें दो इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन लेंगे उन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। उन पे कैसा चार्ज आएगा, ये बोरॉन नहीं है, ये बोरॉन नहीं है बेटा, ये बोरॉन नहीं है। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Z से करें तो Z। ठीक है, बी, ये बोरॉन नहीं है, उतना याद रखना। ठीक है, ये बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज नहीं दिया मैंने, ये नॉन मेटल पे, कोई भी नॉन मेटल है उस पे नेगेटिव चार्ज दिया है। ठीक है, मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उनको हम कैटायन बोलेंगे। और जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको ही हम बोलते हैं, ये क्या है बेटा, ये है एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाले। मेटल एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ कैटायन बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखा हमने। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो बीच के किसी भी शेल से नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे, जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जो वैलेंस शेल है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। बड़ा ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज लगता है उन पे, बड़े पॉजिटिव है, उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। क्या है, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। और जो गेन कर रहे हैं वो नेगेटिव है, जो गेन कर रहे हैं वो क्या है, बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो क्या, उनको क्या बोलेंगे, उनकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उनकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या कौन शो करेगा, मेटल्स। और नॉन मेटल्स है वो एनायन फॉर्म करेंगे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फ्रॉम आउटसाइड इनटू इट्स वैलेंस शेल। बाहर से इलेक्ट्रॉन लेंगे और वैलेंस शेल में, उनके वैलेंस शेल में ऐड होगा इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, क्या करेंगे, दे दो, एक्सेप्ट करेंगे। तो वो क्या है, उनकी प्रॉपर्टी है, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आया समझ में कि नॉन मेटल्स क्या करेंगे, कौन सा आयन फॉर्म करेंगे, नॉन मेटल्स कौन सा आयन फॉर्म करेंगे, और उनको दो टर्म्स दिए हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसकी भी ट्रेंड देखनी है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज कैसे होती है। ठीक है, आगे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम आर हेल्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स exerted on them by the positively charged nucleus। अभी थोड़ी ही देर पहले बताया था न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा डीप में इधर नहीं जाएंगे। while going down the group the electropositivity of elements goes on increasing। जब नीचे जाएंगे ग्रुप में, नीचे जाएंगे तब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं, गोइंग डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। while इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे ही हम ग्रुप में नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। बेटा ये ट्रेंड्स याद रखने, वापस बोल रही हूँ, ट्रेंड्स में से पक्का क्वेश्चन आएगा। ट्रेंड्स जो है पीरियोडिक टेबल के, हम लोग जो ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं, जो 3-4 ट्रेंड्स पढ़े हैं हमने, उनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो याद रखना है कि ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है आप देखेंगे। While moving from left to right in any period, electronegativity of elements goes on increasing। मतलब अगर हम पीरियड की बात करें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग।
है ना बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि उस साइड पे ज्यादा नॉन मेटल्स है ना, अभी हमने देखा था उस साइड पे ज्यादा नॉन मेटल्स है एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे मेटल्स है, वहाँ नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ पे ज्यादा होगी, है ना। वाइल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। मोर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट हायर इज द रिएक्टिविटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मतलब कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर पाएंगे या गेन कर पाएंगे, उतनी ही क्या होगी उनकी रिएक्टिविटी, मतलब वो रिएक्ट जल्दी कर पाएंगे। जो हमने नोबल गैसेस देखे, क्या है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनके 8 है, ना गेन कर रहे हैं ना लूज कर रहे हैं, तो क्या है वो नॉन रिएक्टिव्स है, वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। बट ये इनके पास जितनी ज़्यादा मेटल्स, नॉन मेटल्स के पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या नेगेटिविटी होगी, उतने ही ज़्यादा वो क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा वो रिएक्टिव होंगे, उतनी ही उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज ग्रेडिएशन इन हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में क्या दिखता है, हैलोजन फैमिली में हमें एक्सट्रीम ग्रेडिएशन देखने मिलता है कि क्या हो रहा है, एक्सट्रीम ग्रेडिएशन देखने मिलता है। हैलोजन मतलब ग्रुप 17, पता है ना, ग्रुप 17 जो है उनको हम हैलोजन्स बोलेंगे। ग्रुप 17 जो है यहाँ पे, ग्रुप 17 जो है उसको हम हैलोजन्स बोलेंगे। यहाँ पे ये ग्रुप जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, ये हैलोजन्स है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, ये हैलोजन्स है। तो जैसे हम बात करें हैलोजन की, कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, ग्रुप 17, ग्रुप 17 है उनका, ग्रुप 17 है। ऑल ऑफ देम हैव जनरल फॉर्मूला X2, क्या फॉर्मूला है उनका, X2 लिखते हैं ना, Cl2, है ना, लिखते हैं ना Cl2 मतलब X2, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अ ग्रेडेशन इज ऑब्जर्व इन देयर फिजिकल स्टेट डाउन द ग्रुप। जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे उनमें बड़े बड़े चेंजेस दिखते हैं। कैसे, फ्लोरीन जो है और क्लोरीन जो है गैसेस है, फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस है, ब्रोमीन लिक्विड है, वाइल आयोडीन सॉलिड है। क्या है, जैसे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात करें, इनकी बात करें तो जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है वो क्या है, दे आर गैसेस। फ्लोरीन, क्लोरीन क्या है, गैसेस है। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है। और जो आयोडीन है वो क्या है, सॉलिड है। याद रखना है हैलोजन में कैसे ग्रेडेशन होता है, याद रखना है। एक्सट्रीम ग्रेडेशन देखने मिलता है कि कुछ तो सॉलिड्स है, कुछ लिक्विड्स है, कुछ गैसेस है, मतलब अचानक से ऐसे ग्रेडेशन, अचानक चेंज दिखता है जैसे हम लोग नीचे डाउन द ग्रुप जाते हैं। ठीक है, ये हो गई हैलोजन फैमिली की बात है, ये हो गई हैलोजन फैमिली की बात है। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनका वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा, जो मेटल्स है उनका वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा। जैसे कि ये है जनरल केमिकल इक्वेशन दी है यहाँ पे बेटा, वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा अल्कली मेटल्स का तो वो कैसे होगा, व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, व्हाइल गोइंग डाउन द सेकेंड ग्रुप, जैसे हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब की जब हम इनकी बात करें, जो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, द ग्रेडेशन इन दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज सीन। ये छोटे से बॉक्स में दिया है आपकी बुक में, बट स्टिल एक्सप्लेनेशन इज नीडेड, स्टिल द एक्सप्लेनेशन इज नीडेड। ये मेन पोर्शन नहीं है, छोटे से बॉक्स में दिया हुआ ये सारी चीज़ें। तो ग्रेडेशन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में हमें दिखता है, कैसे दिखेगा, व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। उनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है बेटा, उनकी रिएक्टिविटी जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप में आएंगे उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इज विथ विच रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग, है ना। जब मैंने बोला रिएक्टिविटी जितनी ज़्यादा उतना रिएक्शन ज़्यादा होगा, उतना वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। जितनी रिएक्टिविटी ज़्यादा मतलब उसका मतलब क्या है, उतने वो ज़्यादा रिएक्टिव है। दस बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। बेरिलियम जो होगा बेटा, कोई भी मेटल है, यहाँ पे एम लिख दो, ठीक है, कोई भी जो मेटल है, जो बेरिलियम है वो रिएक्ट नहीं करेगा वाटर के साथ, जो बेरिलियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जो मैग्नीशियम है
वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, वो प्रॉपर वाटर के साथ नहीं, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। चूजी है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये क्या करेंगे, वो सारे वाटर के साथ, जो रूम टेम्परेचर पे वाटर होता है उनके साथ रिएक्ट करेंगे विथ इंक्रीजिंग रेट। मतलब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये क्या करेंगे बेटा, इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज करते जाएंगे, उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होते जाएगी, उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होते जाएगी तो ईजिली वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। कौन नहीं कर रहा है, बेरिलियम जो है नहीं करेगा, मुझे नहीं रिएक्ट करना वाटर के साथ, नहीं करेगा। मैग्नीशियम है, चूजिए ना इधर ना उधर, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा बट रूम टेम्परेचर के वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और ये जो तीनों है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये क्या है, वो वाटर के साथ, जो रूम टेम्परेचर वाटर होगा उसके साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आया समझ में, आया समझ में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उनके ट्रेंड्स क्या होता है, कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा, सब कुछ समझ में आ रहा है क्या। आगे बढ़े। यस, ये हमने जो अभी तक पढ़ा उसका समरी है। जैसे कि हमने बोला कि ये जो एरो है, मतलब अक्रॉस द पीरियड क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड क्या क्या हो रहा है, ये चेंजेस देखेंगे हम। अक्रॉस द पीरियड बेटा ये पढ़ लिया है हमने, ये पढ़ लिया है, थोड़ा सा ही है बस, ध्यान दो, एनर्जी बचाओ, ध्यान दो। डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, मतलब यहाँ से यहाँ जब जाएंगे एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते जाएगा। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बराबर है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हम देखा था, यहाँ पे नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो रही है। वहां पे डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज हो रही है, कॉमन सेंस है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मेटल्स यहाँ पे है ना, मेटल्स यहाँ पे है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, वहाँ पे कम होगी। तो मतलब यहाँ से जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ये सारे चेंजेस दिखेंगे। अभी हम जब ग्रुप की बात करें, अगर हम जब ग्रुप की बात करें तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, नीचे 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 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। क्यों, वाई 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 वाई, क्यों पढ़ा था हमने, क्या हो रहे हैं, शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनके शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर, बेटा एक याद कर लिया ना तो भी दोनों साथ साथ याद हो जाएंगे। अगर इसका और इसका एक याद कर लिया कि क्या इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ही होने वाली है ना। एक याद कर लिया, दूसरा बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, एक याद कर लो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमने किया था वो समराइज फॉर्म में, बस जो हमने किया था वो समराइज फॉर्म में है, बस नहीं दिख रहा है, ये प्रॉपरली विजिबल नहीं है तो अगेन टेक्स्ट बुक में सेम टू सेम दिया है, टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो। अगेन सेम टू सेम आपकी टेक्स्ट बुक में दिया होगा, टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो। ठीक है, आ रहा है समझ में। ये हमने जो पढ़ा था, इतने जो ट्रेंड्स पढ़े थे बेटा, ये सारे ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है तो अच्छे से करने। और ये मैंने बता दिया, एक कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें से भी 2 और 3 में से एक कर लोगे दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसका बस जस्ट अपोजिट है, जस्ट उसका अपोजिट करना है। ठीक है बेटा, ठीक है, डन, फाइनली हो गया। और इसके बाद जो है वो है तुम्हारे लिए क्वेश्चंस। इतने जो क्वेश्चंस है वो तुम लोगों के लिए लाया मैंने, क्यों, क्योंकि हमने जब इतना पढ़ा कितना दिमाग में गया उसको चेक करना है कि इतना पढ़ने के बाद दिमाग में कितना गया। ठीक है, इधर कहाँ पे कितना गया, कैसे होगा, पहले अच्छे से रिवाइज करो, पीडीएफ पढ़ो, लेक्चर देखो। मैं सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ बेटा, ये फॉलो कर ली ना, मिलेंगे अच्छे 10th में मिलेंगे, मेरी गारंटी है। कैसे, पहले तो लेक्चर अच्छे से देखो, डाउट है मुझे पूछो, पर्सनली भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी में दे दूंगी तुम्हें, डाउट है पर्सनली भी पूछो या फिर इधर भी देख लो, बार बार रिपीट करके देख लो। ठीक है, वो हो गया, हमने लेक्चर अच्छे से देख लिया। लेक्चर अच्छे से देखने के बाद नोट्स, लेक्चर अच्छे से देखने के बाद नोट्स आते हैं, नोट्स अच्छे से पढ़ो, नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर लूँगी बेटा। मैं मेरी तरफ से जितना हो रहा है ना उतना मेरी तरफ से मैं सब प्रोवाइड करूँगी, नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है, नोट्स पढ़ने हैं, और नोट्स पढ़ने के बाद ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। क्या करोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने को ट्राई करो। जैसे अगर ये क्वेश्चन हो रहे हैं मतलब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है, मतलब कंसेप्ट क्लियर है। अभी क्या काम आता है, कंसेप्ट क्लियर है मतलब सिर्फ एप्लीकेशन आती है, लास्ट में बस एप्लीकेशन आएंगी। तो PYQs कर लो।
अभी हमारे पास एग्जाम को टाइम है, जब भी तुम्हारी एग्जाम आएगी ना मैं तुम लोग को वापस से रिवीजन कराऊंगी, क्विक रिवीजन हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं, क्विक रिवीजन, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनका क्विक रिवीजन मैं करवा दूंगी, वहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो PYQs है, हम लोग सब कुछ करेंगे। बट अभी के लिए मैं क्या करना है ना वो बता रही हूँ। ये हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गए, कंसेप्ट का एप्लीकेशन करना सीखो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, एक बार लिखो, दिमाग में लगाओ क्या पढ़ा था, कैसे कंसेप्ट को, रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट समझो, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आंसर्स होने लगेंगे। और फिर ये क्वेश्चंस कर लो, इतना कर लिया बहुत है। और जब एग्जाम पास में आएगी तब हम लोग अच्छे से एकदम फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तब तक जैसा मैं चल रही हूँ ना वैसे वैसे चलते जाओ, पोर्शन कंप्लीट होते जाएगा। पोर्शन कंप्लीट होने के बाद हम लोग रिवीजन लेंगे एट द एंड ऑफ एग्जाम, एक पूरा वीडियो बनाएंगे जिसपे आपको क्या इंपॉर्टेंट है वो सब देखने मिलेगा, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा ज़्यादा वेटेज है, वो सब हम करेंगे। अभी स्टार्टिंग है, डोंट रश, सीधा रश नहीं कि मैं अभी देख ला तो कौन से क्वेश्चन आएंगे, टेंशन आएगा, नहीं करना। देख लो, एक चैप्टर होने के बाद देखो, हाँ चैप्टर के क्वेश्चंस देखो, पूरी PYQ की बुक खोल के नहीं बैठो, ठीक है। ये क्वेश्चंस कर लो, ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये सारे बेटा तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चंस है, ये सारे इस फॉर्म में मैंने दिया है कि ट्यूबलाइट कितनी जली हम लोगों ने इतना देख लिया तो कितना स्पार्क हुआ, कितना दिमाग में गया, वो स्पार्क अगर यहाँ पे दिख रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है। ये क्वेश्चंस कर लो। इसी के साथ हम लोग लेक्चर का एंड करेंगे आज का, इसी के साथ लेक्चर एंड करेंगे क्या, एक प्यारे से कोट के साथ, नोबडी कैन गो बैक एंड स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, कोई नई बिगिनिंग स्टार्ट नहीं कर सकता है, बट एनीवन कैन स्टार्ट टुडे एंड मेक अ न्यू एंडिंग। मतलब आप पास्ट में नहीं जा सकते, आप बिगिनिंग को चेंज नहीं कर सकते, बट आज हार्डवर्क करो, आज हार्डवर्क करोगे तो आगे जाके सक्सेस मिलने वाली है। आज हार्डवर्क करोगे ना बेटा, जो एंडिंग है ना वो फ्रूटफुल होगी। बिगिनिंग को चेंज करके रिग्रेट करके कोई मतलब नहीं है कि बिगिनिंग ऐसे होगी, स्टार्ट ही नहीं किया था, लोगों ने हमारे 1 महीने से पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एक्स्ट्रा क्लासेस को जाते थे, पढ़ते थे, रिग्रेट करके बैठ गए टेबल पे, नहीं होगा। क्यों रिग्रेट करना है, आज है ना दिन, आज का है, स्टार्ट विथ टुडे, आज स्टार्ट करो। आज स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली एक बिगिनिंग होगी, और बिगिनिंग करोगे, जब चालू करोगे तो एंडिंग फ्रूटफुल होगी। हाँ 1 महीने पहले करेंगे आराम से, अभी टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। ये करोगे तो फिर ये भी काम नहीं आएगा, ये नहीं करना, आज से पढ़ना सीखो, आज से थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है। इसी के साथ लेक्चर एंड करेंगे। नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। ओके, कुछ भी डाउट हो, ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, आपको थोड़े टाइम में रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, करें लेक्चर एंड, ठीक है। कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।